चांद पर बच्चों को पढ़ाने वाली चुड़ैल। अंतरिक्ष में चांद पर बैठकर चुड़ैल बोली, सब लोग यहाँ अपने अपने काम में बिजी हैं। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। क्यों ना मैं पृथ्वी के बच्चों को उठाकर इस चांद पर ले आऊं और पढ़ाऊं। मेरा मन भी बहल जाएगा और बच्चों को शिक्षा भी मिल जाएगी। फिर मैं उन्हें चांद की दुनिया की सैर करा दूंगी और सोते हुए बच्चों को लाऊंगी ताकि उन्हें ये एक सपना लगे। ये कहते ही चुड़ैल आंख बंद करके एक मंत्र पढ़ती है और एक पैर रखते ही चांद से लेकर पृथ्वी तक सीढ़ी बन जाती है, जिससे उतरकर वो शुभम के घर में जाती है, जहाँ शुभम सो रहा था। तभी अपने जादू से उसे उठाती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है, उठो बच्चे, मैं तुम्हें चांद की सैर कराने और पढ़ाने के लिए आई हूँ। तभी वो बच्चा चुड़ैल के वश में आकर खड़ा हो जाता है। फिर चुड़ैल 4 बच्चों के घर जाकर उन्हें भी वश में कर लेती है और बच्चे एक एक करके उसके पीछे चलते हैं। तभी वो एक फूंक मारती है, जिससे चांद की ओर जाने वाली सीढ़ी सामने प्रकट होती है। फिर चुड़ैल सभी बच्चों को सीढ़ी के ऊपर चांद पर ले जाती है, जहाँ चारों तरफ अंतरिक्ष होता है। एक अलग ही लोगों की चांद पर दुनिया होती है। वहाँ स्पेसशिप, रॉकेट उड़ रहे होते हैं और चुड़ैल कहती है, देखो बच्चों, ये क्या है? क्या तुम इतनी ऊपर कभी आए हो? क्या तुमने रॉकेट इतने करीब से देखा है? नहीं मैडम चुड़ैल, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। ये जगह बहुत सुंदर है। हाँ मैडम, ये जगह बहुत सुंदर है। हम अंतरिक्ष घूमना चाहते हैं। क्या आप हमें चांद दिखाएंगी? ठीक से देखोगे तो तुम अभी चांद पर ही खड़े हो। क्या? पर ये तो मुझे चांद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो कोई पथरीली जमीन लग रही है। हाँ, मुझे भी चांद नहीं लग रहा। चलो तो मैं तुम्हें चांद दिखाऊंगी, उससे पहले पढ़ाई करो। तभी सारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। चुड़ैल भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl। वेरी गुड। सब इसी तरह पढ़ते रहो। मैं तुम्हें ड्राइंग बनाने को दूंगी और तुम्हें अपने आसपास की जो भी चीज बनानी हो वो तुम ये देखकर बनाना। ठीक है मैम। कुछ देर बाद बच्चे अपनी ड्राइंग तैयार कर लेते हैं और एक एक करके सब चुड़ैल के पास अपनी ड्राइंग दिखाने आते हैं। मैम, हमने तो ये रॉकेट बनाया है देखकर। वेरी गुड, और दिखाओ। चुड़ैल मैम, हमने चांद बनाया बहुत बड़ा, और उसकी आँख नाक भी बनाई है। और मैम, मैंने ये सोलर सिस्टम बनाया है। बहुत खूब, तुम तो टैलेंटेड बच्चे हो। मेघा और शुभम, तुम दोनों ने क्या बनाया है? दिखाओ। मैम, मैंने आपकी चुड़ैल तस्वीर बनाई है। अरे बाप रे बाप, तुमने मेरी तस्वीर बनाई है? मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो शुभम। मैम, मैंने आपकी चांद पर बैठकर तस्वीर बनाई है। देखिए, आपकी हरे कलर की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह, तुमने तो मेरी शक्ल की बहुत अच्छी नैन नक्काशी की है। वेल डन मेघा। देखना, एक दिन तुम बहुत अच्छी चुड़ैल आर्टिस्ट बनोगी। थैंक यू मैम। मैम, अब तो हमें अंतरिक्ष की सैर करा दीजिए। हाँ हाँ चलो। रोबोट, देख रहे हो बड़ा सा जहाज? उसमें जाकर बैठ जाओ तुम सब। ये कहते ही चुड़ैल बच्चों को अपने उस जहाज में बैठने को कहती है, जिसमें उसके पंख लगे थे। फिर चुड़ैल बच्चों को अंतरिक्ष की सैर कराती है, जहाँ टिमटिमाते तारे होते हैं और चांद पर रहने वाले भूत और चुड़ैल भी थे जो अपना काम कर रहे थे। तो कुछ इंसानी लोग भी थे। कोई नाच रहा था, तो कोई करतब, तो कोई अपने मुंह से आग निकाल रहा था। सब अपने चांद की दुनिया में बिजी थे। तभी चुड़ैल कहती है, ये देखो बच्चों, तुम ये देख रहे हो, ये बड़ा सा रॉकेट है जो धरती से आया है। और इस तरफ देखो, ये सैटेलाइट है जिससे पृथ्वी पर सारी एक्टिविटी संभव हो पाती है। मैम, ये सब तो हमने कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच, आप हमें यहाँ ले आई। बहुत धीरे धीरे चल रही है, तेज नहीं हो सकती क्या? अभी तेज करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल जहाज को एकदम तेजी से उड़ाती है और जहाज रोक कर कहती है, बच्चों, वो देखो, तुमने चांद देखा? इतने पास से कभी देखा है क्या तुमने चांद?
तुमने सिर्फ अपने घर से ही छोटा सा चांद देखा होगा, तो बताओ कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। तू हमें मत बता, हमें खुद पता है कि ये चांद बेहद खूबसूरत है, पर इस पर कुछ दाग लगे हैं। हाँ, सच्ची में इतना खूबसूरत होने के बाद भी इस पर दाग क्यों है? क्यों है ये तो मैं नहीं जानती, शायद गड्ढों की वजह से दिख रहे हो। पर एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कोई चीज कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें कमी आकर रही जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। जी मैम। अब मैं बहुत थक गया, मुझसे और चला नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। लगता है तुम सब बच्चों को अब नींद आई है, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ये सुनकर बच्चे बादलों पर लेट जाते हैं और चुड़ैल फिर से उन्हें अपने वश में करके चांद की सीढ़ियों से उतारकर एक एक करके उन्हें उनके घर छोड़ देती है। बच्चे अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं और चुड़ैल उन्हें देखकर कहती है, तुम सभी बच्चे ये चीज याद करने की भी कोशिश करोगे तो याद नहीं आएगी। तुम सभी को ये सपना जैसा लगेगा। अब मैं कल फिर सबको लेने आऊंगी। अगले दिन जब शुभम की माँ उसे उठाती है तो वो कहता है, शिबू बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे मैं यहाँ कैसे, मैं तो अंतरिक्ष में था ना। बेटा सुबह हो गई है, जागने के बाद भी सपने देखोगी क्या अब? अरे नहीं माँ, सच्ची में मैं चांद पर बैठा था, मैं चांद की सैर करके आया हूँ। आपको पता है, एक चुड़ैल मुझे लेने आई थी। तू और तेरी मनगढ़ंत कहानियाँ, भूत की पिक्चर, ये सब तो देखता रहता है ना, इसलिए ऐसे सपने देखता है और एकदम मेरे सामने चालू हो जाता है। चल नहा ले चलकर। ओफो माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसे ही शुभम के कहने पर उसकी माँ विनीता उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। रात के 12 बजे फिर चुड़ैल उन सभी बच्चों को अपने वश में करके अपने अपने पीछे सीढ़ी को पार कर चांद पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगती है। आज मैं सब बच्चों का टेस्ट लूंगी। जी मैम, हम सब याद करके आए हैं। चुड़ैल सभी बच्चों का टेस्ट शुरू करती है। सब बच्चे अपना आंसर लिखते हैं। तभी जॉनी रोने लगता है तो चुड़ैल कहती है, अरे जॉनी, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैम आप हमें मारना मत, मुझे लिखना नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? कल मैंने समझाया था तो तुम्हें समझ नहीं आया? नो मैम, समझ नहीं आया। इतनी सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? मैं तुम सबको फिर से पढ़ा दूंगी, रो मत। ऐसे ही 3-4 दिन तक चुड़ैल बच्चों को बार बार चांद पर पढ़ाने के लिए लाती है और चांद की सैर कराकर वापस उन्हें उनके घर छोड़ आती थी, जिससे बच्चों को ये सब हकीकत होने के बावजूद भी एक सपना सा लगता था। एक दिन चुड़ैल शुभम को छोड़ने जब खिड़की से जाती है तो अचानक ही उसकी माँ चुड़ैल को अपने बच्चे के साथ देखकर चिल्ला उठती है। शोर से उसका पूरा परिवार आ जाता है। हे भगवान, कहीं चुड़ैल मेरे बच्चों को तो नहीं ले जाने आई? मेरे बच्चों को क्यों ले रखा है तुमने? छोड़ो इसे, मुझे तो क्या किया है तुमने उसके साथ, बताओ। अरे डरो मत, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं बस इसे अपने साथ पढ़ाने के लिए ले गई थी। तुम पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों को चांद पर ले गई? उसी बात की बात कर रहा था मेरा बच्चा। बिल्कुल ठीक समझा, पर मैंने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैं बच्चों को धरती से उठाकर चांद पर ले गई ताकि उन्हें पढ़ा सकूं और सैर कराऊं। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अगर वाकई में बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो तुम बच्चों को ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह चुड़ैल बच्चों को अभी भी चांद की सैर कराती थी और उन्हें पढ़ाती भी थी। कुएं पर भूतिया बच्चों का कब्जा। जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्ध था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक और खौफ के साए में जीने को मजबूर था। उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव की औरतें वहीं से पानी भरकर घरेलू कामों को निपटाती थी। शरबती और गंगा नाम की 2 औरतें कुएं पर खड़ी बातें कर रही थी। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयाँ किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गई तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी।
सांझ का अंधेरा घेर आते ही सभी औरतें अपने गागर बर्तन सब लेकर घर में घुसकर किवाड़ भेड़ लेती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों के रोने की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ती है। तभी शरबती खिड़की से झांकते हुए कहती है, देखो वो आ गई। नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं मगर हैं तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झटके से खिड़की बंद कर देते हैं। तभी कुएं के चारों ओर बैठे कुछ भूतिया बच्चे जिनकी खूंखार आंख जानवरों से दांत थे। अरे भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई, ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को शिकार नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर सारे भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। रात के आधे पहर बीतने पर गांव घनघोर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विपिन की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? लगता है वो फौरन दरवाजा खोलकर रस्सियों पर टंगे कपड़ों को झटपट उतारने लगता है। तभी उसे एक औरत कुएं में झांकती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबे हाथ बढ़ाकर विपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए एक भयानक चुड़ैल का अवतार धरकर बोलती है, तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेतकर भूतिया बच्चों के बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ धावा बोलकर आदमखोरों की तरह उसका खून चूसकर वापस से कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है, उन हैवानों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपत्ति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा, शुरुआत में हिचक होती है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। पानी की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं पर चली जाती है, जहां गांव की औरतें उसे चेताते हुए कहती हैं, सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। उस रात सो चुकने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा की आंख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाते हैं। तभी भूतिया बच्चों की आवाज एकदम से शांत हो जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लगता है किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जैसे वो कुएं में झांकती है तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसने लगते हैं और स्नेहा को अंदर खींचकर फाड़ खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसका मांस तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था, मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव कुएं के इर्द गिर्द जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का शव बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए, वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनके मोहजाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरे गांव पर उसी की रिवायत की धौंस जमी हुई थी। गांव 2 तबकों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते थे, वहीं गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबी की शिकार रह गई तो सिर्फ मुंद्रिका, जिसके 3 बच्चे थे। उसका पति माइकल दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था। माइकल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है। चल। मुद्रिका के लाखों मिन्नतों के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे। एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी और 2-3 वर्ष के अंतराल के बच्चे।
वो उन्हें लेकर दर दर काम की खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसके हाथ केवल निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर आती है। मुखिया जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्ही बच्चों का पेट पाल सकूं। क्रूर मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से भौएं चढ़ाकर बिगड़ते स्वर में कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गए हैं मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, समझी? मुद्रिका की अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और अंत में वो अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूदकर जिंदगी से हार मान लेती है। और तब से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। सभी के गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया के संग कुएं पर आते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे जादुई भाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए। मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों के कदम डर से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के पास आ जाओ। सभी भूतिया बच्चे घुटनों के बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के संग ओझल हो जाती है, जिसके बाद गांव के निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी भरने लगते हैं। चुड़ैल माँ बेटी के सोने के मिर्च। रात के समय जमुना और प्रवीण एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुनहरे मिर्च के खेत पर पड़ती है। ए जी, देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सोने के मिर्च का खेत है। अरे हाँ जमुना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों नहीं, यहाँ से कुछ मिर्च चुराकर हम धनवान हो जाते हैं। हाँ हाँ, चलो। वैसे भी मुझे इस खेत में कोई नहीं दिखाई दे रहा। दोनों पति पत्नी उस सोने की मिर्च को तोड़कर अपने घर ले आते हैं और तिजोरी में रखकर कहते हैं, जमुना, जैसे ही कल सुबह होगी हम इसे सुनार पर बेचकर घर का सामान ले आएंगे। और मुझे बदले में सोने के कंगन दिला देना। ये कहते ही दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बजे 2 चुड़ैल आती हैं और उनके कमरे की लाइट जलाने बुझाने के बाद उस बल्ब को ही फोड़ देती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये अचानक से बल्ब कैसे फूट गया? अजी क्या है, आप क्या शोर मचा रहे हो? ठीक से सो जाओ ना। अरे जमुना, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम दोनों ने मेरे सुनहरे खेत की जो सोने की मिर्ची चुराई है, उन्हें वापस दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौन? जमुना, जमुना, जमुना उठो, घर में चुड़ैल आई है। तो क्या इनका आदर सत्कार करके कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं क्या? सो जाओ चुपचाप। तुम्हारी मौत बनकर आए हैं, सोने की मिर्ची दो। अरे भगवान उठ जाओ, वरना हम सदा के लिए इस धरती से उठ जाएंगे। ऐसा कहकर प्रवीण उसे जगा देता है और उठते ही जमुना की 2 चुड़ैलों को देखकर चीख निकल जाती है। चुड़ैल, अरे राम, तुम्हारी भी हालत पतली हो गई ना। ये सोने की मिर्च मांग रहे हैं। अरे दे दो, दे दो। आखिरी बार बोल रहे हैं हम दोनों, हमें हमारी सोने की मिर्च वापस कर दो, वरना खुद से मिर्च लेकर तुम्हारी जान भी लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो मिर्च वापस कर रही हूँ, कुछ मत करना। ये कहकर अपनी तिजोरी में से मिर्च निकालकर दे देती है। फिर चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने वापस कर दी, वरना जान चली जाती। माँ, हम ऐसे ही जा रहे हैं, इन्होंने हमें परेशान किया था, थोड़ा सा हमें भी परेशान करना चाहिए ना? क्यों ना इन्हें भी मिर्ची बनाकर अपने साथ ले चले। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ये कहते ही चुड़ैल माँ बेटी दोनों को मिर्च बनाकर वापस अपने खेत में लगा देती है और कहती है, अब से जो कोई भी हमारे खेत की तरफ नजर उठाएगा, उन्हें हम मिर्च बनाकर इसी खेत में मिर्च बनाकर अपने सोने की मिर्च के खेत की ओर शोभा बढ़ाएंगे। हाँ माँ। सवाल ये उठता है कि आखिर इन चुड़ैल माँ बेटी के पास सोने के मिर्च का खेत कैसे और क्यों है?
और क्यों दोनों ने उन पति पत्नी से अपने सोने की मिर्च को मांगा। आखिर इस सोने की मिर्च के खेत का क्या राज है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद उस खेत के पास से मोहन गाना गाते हुए जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे मिर्च का खेत, ये तो बहुत चमक रहा है, जरा पास जाता हूँ। ये कहते ही वो मिर्च के खेत में जाता है, जिन्हें पास से देखने पर उसे सोने की मिर्चियों का एहसास होता है और तोड़कर चलने जैसे ही लगता है तभी चुड़ैल माँ उसके सामने आकर कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खेत की मिर्चियों को तोड़ने की? चल वापस कर। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? ये पागल से अंकल, मेरी मम्मी की बात मानकर मिर्ची वापस कर दे, वरना तेरा तबला बजा दूंगी मैं। नहीं दूंगा, ये मेरी है अब। जा बेटा, तबला बजा। माँ की बात सुनते ही वो चुड़ैल बच्ची उस मोहन के कंधे पर बैठकर उसे सिर का तबला बजा देती है, जिसके बाद वो कहता है, अरे 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 राम राम, अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैं तुम्हारी मिर्ची तुम्हें वापस करता हूँ। अरे खोपड़ी का सच में तबला बजा दिया तुमने। बिल्कुल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे माँ, मजा आ गया मुझे। माँ बेटी उससे अपनी सोने की मिर्च लेकर मोहन को भी सोने की मिर्च बनाकर अपने खेत में लगा देती है, और जो कोई भी खेत की ओर आता उसके साथ भी वही किया करती थी। गांव के लोग परेशान होने लगे कि उनके बेटे और पति कहाँ गायब हो गए। सरपंच जी, हमें रात में गांव में पहरा देना चाहिए, क्या पता कुछ पता चल जाए। हरिया कभी लौटे नहीं अभी तक, और 15 दिन पहले एक पति पत्नी भी गायब हुए हैं। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर सरपंच रात में अपने आदमियों से पहरा देने के लिए कहता है। तभी उसके आदमी की नजर एक औरत पर पड़ती है जो सोने की मिर्च तोड़ रही थी। वो उससे पहले कुछ पूछने जाता, इतने में 2 चुड़ैल उसे मिर्च बनाकर अपने खेत में लगा देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे इसका मतलब ये चुड़ैल ही लोगों को गायब करके उन्हें अपने खेत में मिर्ची बना कर रख रही है, वो भी सोने की। अरे मुझे सरपंच को बताना होगा। शिवा फटाफट अपने सरपंच को जाकर बता देता है। अगले दिन सरपंच गांव के आदमी को लेकर मशाल लिए उस सोने की मिर्च के खेत की ओर जाता है। देखो, हम जानते हैं इन सोने की मिर्च के खेत में तुम 2 चुड़ैल यहाँ रहती हो। मैं कहता हूँ सामने आओ, वरना हम तुम्हारे खेत को जला देंगे। हाँ हाँ, सामने आओ, वरना खेत जला दिया जाएगा। नहीं नहीं, हमारे खेत को मत जलाना। तुम दोनों चुड़ैलों ने इस खेत पर कब्जा क्यों किया है, और तुमने हमारे लोगों को मिर्च बनाकर कैद क्यों किया है? छोड़ दो उन सबको, वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। नहीं माँ, इन गांव वालों को मत छोड़ना, ये सब गंदे लोग हैं, इनकी गंदी नजर हमारी सोने की मिर्च पर ही होती है। ठीक है, तो खेत जला रहा हूँ, लाओ मशाल दो मुझे। नहीं नहीं, मैं सबको बताती हूँ। दरअसल 2 महीने पहले इसी खेत के आगे हमारा घर हुआ करता था। हम माँ बेटी बड़े प्यार से रहती थी, और हमारा पूर्वजों का खेत और मेरे पति की आखिरी निशानी है ये मिर्च का खेत, जिन मिर्चियों को बेचकर हम अपना खर्चा चलाया करते थे। हमारे मिर्च का खेत बहुत बड़ा है, वह बहुत उपजाऊ थी, जिसे देखकर आए दिन हमारे घर पर जमींदार आया करते थे। अरे राजू, कब तक इस मिर्च की खेती पर तुम जरूरत की चीजें करोगे? अरे ये बहुत उपजाऊ खेती से हमें दे दो, हम यहाँ अनेक तरह के पेड़ों को उगाएंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। ये मिर्च की खेती हमारे जीवन का आधार है, इसी से हमारा घर चलता है। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम माँ बेटी आराम से सुखी जीवन जी लोगी, अपनी बेटी को स्कूल भी भेजोगी। आपसे मैंने कह दिया ना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप जा सकते हैं। रज्जो, मुझे मना करके तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। काफी बार तुमने यहाँ से मुझे खाली हाथ भेजा है, इसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। ये कहकर जमींदार चला जाता है, और रात को सोते समय दोनों माँ बेटी को जमींदार मारकर उन्हें खेत में छुपा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने खेत में ही रहती है। इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है, इसका बदला लेकर ही रहूंगी, इन्हें सोने की मिर्च बनाकर रहूंगी। हाँ माँ। उसी रात चुड़ैल माँ बेटी
जमींदार को मारकर मिर्च बनाकर अपने सोने की मिर्ची खेत में लगा देती है। जितने भी लोगों ने हमारे मिर्च के खेत पर नजर रखी, उन सबको मैंने मिर्च बनाकर से खेत में रख दिया। अरे तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इस तरह आम जनता को परेशान करके तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुमसे सहमति से कहता हूँ, इन लोगों को छोड़ दो और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। कब तक यहाँ भटकती रहोगी? हम नहीं चाहते कि इस खेत को जलाकर तुम्हारा अपमान करें। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपने सोने का खेत गरीब और ईमानदार लोगों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यदि इसके अलावा कोई चोर या लालची आदमी आने की कोशिश भी करेगा तो वह चाहकर भी नहीं आ पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। ये कहते ही दोनों माँ बेटी गरीबों का भला करके सोने की मिर्ची खेत को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। सोने के खिलौने की मार्केट। बाबा, आज फिर से नंदू के पिता ने उसे एक प्यारा सा खिलौना दिलाया और वो खिलौना एक रिमोट से चलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन मैं भी मेरे प्यारे राजकुमार के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ढेर सारी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ पिताजी, आप मेरे लिए एक बहुत प्यारा खिलौना लेकर आओगे और वो खिलौना बहुत प्यारा होगा क्योंकि वो खिलौना आपने मुझे दिया होगा। चलो बेटा, अब खाना खाकर सो जाओ। राजू खाना खाकर सो जाता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी नींद में पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वो नींद से जागता है तो वो अपने पिता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। अरे बेटा, बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जैसे ही राजू अपने घर से बाहर कदम रखता है, बाहर उसे बहुत बड़ी सोने के खिलौने की मार्केट दिखाई पड़ती है, जहाँ ढेर सारे खिलौने होते हैं और वो भी सोने के होते हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? हमारा गांव एक सोने के खिलौने की मार्केट में कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें एक दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने दूंगा। देखो, जो तुम्हें खिलौना पसंद हो तुम उसके साथ खेल सकते हो। तभी राजू की नजर एक बड़े से हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। वो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा और सोने का होता है, उसका रिमोट कंट्रोल भी होता है। राजू सबसे पहले उसी हेलीकॉप्टर के पास जाता है। अरे वाह पिताजी, देखो तो सही, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है और वो भी सोने का। पिताजी, मुझे इसके अंदर बैठकर सैर करनी है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जो खिलौना चाहिए तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा देता हूँ। उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को मैं रिमोट कंट्रोल से उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर बल्लू राजू को सोने के हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, जिसके बाद वो रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। राजू हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पिताजी, इस सोने के हेलीकॉप्टर में बैठकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं से बात कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है पिताजी। अब तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम आराम से इनके साथ खेल सकते हो। राजू वहाँ सोने की मार्केट से हर एक सोने का खिलौना उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद राजू को कुछ अच्छा सा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू के पास आता है और उनसे कहता है, पिताजी पिताजी, मैं और अकेला अब नहीं खेल सकता, मुझे मेरे दोस्तों की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों के साथ इन खिलौने से खेलूंगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई मामूली खिलौने नहीं हैं, ये तो सोने के खिलौने हैं और तुम इन खिलौने से किसी के साथ बैठकर नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने में तुम खेलो, मैं तुम्हारे दोस्तों को लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सोने की मार्केट से अलग अलग प्रकार के खिलौने उठाता है और उनके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो अपने पिता का इंतजार करने लगता है। पिताजी, जब मेरे दोस्तों को लेकर आओगे तो मैं उन्हें अपने सोने के नए नए खिलौने दिखाऊंगा, जैसे वो मुझे चिढ़ाया करते थे। लेकिन मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा नहीं, मैं उन्हें अपने नए नए खिलौने खेलने के लिए दूंगा। तभी राजू के पिता उसके सभी दोस्तों को लेकर आ जाते हैं
जैसे ही राजू की नजर उसके दोस्तों पर पड़ती है वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या नंदू, सूरज, मुन्नू, तुम सब आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे सूरज, ये तो पूरे सोने के खिलौने की मार्केट है। तू इतनी बड़ी मार्केट में अकेला यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, देखो यहाँ पर तो हवाई जहाज भी है और वो भी सोने का। इतनी बड़ी मार्केट, ये मार्केट आखिर कहाँ से आई? अरे ये सब छोड़ो, पहले राजू भाई मुझे ये बताओ कि हम इन सोने के खिलौने से खेल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सब खिलौने हम सभी के लिए हैं। चलो चलो खेलो, और जो तुम्हारा मन करे वो खिलौने इस्तेमाल करो। राजू, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी अपने खिलौने को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझे आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे खिलौने तो सोने के हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इन खिलौने से खेलने की इजाजत दी। अरे नंदू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो। अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तो फिर किसको खिलाऊंगा? चलो हम दोनों मिलकर इन सोने के खिलौने से खेलते हैं। राजू, सूरज, नंदू, मुन्नू वो चारों बहुत खुश होते हैं और एक साथ खिलौने से खेलने लगते हैं। कोई बॉल से खेलता तो कोई सोने के ट्रक के ऊपर बैठकर उससे खेलता, तो कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में उड़ता। ऐसे वो चारों के चारों बहुत मजे करते हैं। तभी राजू को एक आवाज आती है। अरे राजू बेटा, उठो उठो। अरे बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो बेटा राजू। जैसे ही राजू नींद से जागता है वो यहाँ वहाँ अपने चारों तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू की तरफ देखकर उनसे कहता है। अरे पिताजी, ये क्या? आपने तो मुझे नींद से जगा दिया। अरे मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि मेरे पास एक सोने के खिलौने की मार्केट है और वो पूरी मार्केट मेरी है, मेरी। अरे बेटा, मुझे लगता है कि रात के समय तुम कुछ ज्यादा ही खिलौने के बारे में सोच रहे थे। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं वही चीज हमारे सपने में भी आ जाती है। नहीं पिताजी, वो सब हकीकत था। और आपको पता है, मेरे सपने में आप भी थे। आप मेरे सभी दोस्तों को भी लेकर आए थे। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सपने के अंदर खेल रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ये छोड़ो, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। वैसे आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे तुम्हारे खिलौने के लिए जोड़ सकूं। इतना कहकर बल्लू राजू को उठाता है और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगता है। जैसे ही राजू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, बल्लू उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। जैसे ही बल्लू घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों अपने घर की दहलीज से जमीन पर पैर रखते हैं, उनके आसपास की सारी जगह एक सोने के खिलौने की मार्केट में बदल जाती हैं, जिसे देखते ही बल्लू बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो सच में एक सोने के खिलौने की मार्केट है। मुझे नहीं पता था कि सपने हकीकत में बदलते हैं। आज ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने सोने के खिलौने की मार्केट अपने सपने में देखी थी। ये वही सोने के खिलौने की मार्केट है। राजू सोने के खिलौने की मार्केट में बहुत खुश होकर खेलने लगता है, जिसके बाद बल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं इन सोने के खिलौने को गांव वालों को बेचना शुरू कर दूं। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा घर भी चल जाएगा। बल्लू सोने के खिलौने की मार्केट से खिलौने ले जाकर गांव में बेच देता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे वो अमीर होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सास बहू का दशहरा। अरे बस बहुत हो गया तुम सास बहू का। उठाओ अपनी गठरी और चलती बनो यहाँ से। गांव वालों ने ये मिलकर तय किया है कि तुम्हें गांव में न रहने दिया जाए। सरपंच जी, माँ दुर्गा के खातिर हम पर दया कीजिए। हम गरीब सास बहू आखिर इस गांव से कहाँ जाएंगी? मगर हमारा दोष क्या है, इतना तो बताइए। अरे ज्यादा बुझावल नहीं बुझा। तुम दोनों बेवा सास बहू के मुंह देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। फुलवा काकी, हमारे पति के जाने से हमारा कलेजा भी कचोटता है। बावजूद इसके हम सास बहू ने बीती बातों को बिसरकर आगे बढ़ रहे थे।
अरे काक आगे बढ़त हो तुम दोनों सास बहू ससुरी, गांव का बेड़ा गर्क किए बैठी हो। उठाओ अपनी गठरी और दूसरे गांव की डगर जाओ। सारा गांव जबरन उन सास बहू पर ज्यादतियां करके उन्हें गांव से निष्कासित कर देता है। वह सास बहू माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। 60 वर्षीय बूढ़ी केतकी के पति का कुछ बरस पहले स्वर्गवास हो गया। उसकी बहू सांची का पति शहर में काम करता था, मगर बदकिस्मती से 6 माह पहले ही ब्रजेश को भी मृत्यु ने अपना कौर बना लिया, जिसके बाद समाज ने सास बहू का साथ देने के बजाय उनका बहिष्कार किया। शायद सृष्टि के रचयिता ने संसार की सारी वेदनाएं हम दिन दुखियारिन सास बहू के भाग्य में लिख दिया है। धीरज धरिए, एक ना एक दिन हम सास बहू के जीवन से दुखों की बदरा छट जाएगी, और जब हम सास बहू एक संग इस सिकुड़े सफर को साझा कर लेंगी। दोनों सास बहू माथे पर गठरी लिए दूसरे गांव की ओर पैदल पार पथ के द्वारा पलायन करती हैं। कई कोस चलने के बाद वह जबलपुर गांव में दस्तक देती हैं। जयराम जी की भाई बड़ी दूर डगर से आए हैं, रहने को कोई घर मिल जाएगा क्या? अरे बहन, क्यों अपना जीवन उजाड़ करने जबलपुर गांव में आ गईं? चली जाओ यहाँ से। अरे रामधारी भाई, पहली दफा जब कोई गांव आता है तो वह पाहुन कहलाता है। बहन, ये मेरी गुमटी एकदम खाली पड़ी है, तुम यहाँ रह सकती हो, बदले में जो बन पड़े दे देना। दोनों सास बहू उस गुमटी में रहने लगती हैं। इतना ही नहीं, वह करमवती के खेत पर ही उसका हाथ बटाया करती, और जो 4 पैसे आते उसे उनकी रोटी पानी चलती। एक दिन, करमवती काकी, माँ दुर्गा की दया से आपके खेत की मिट्टी बेहद उपजाऊ है। देखना, इस चौरस खेत से गेहूं की 40 बोरियां तो भर ही जाएंगी। उसका क्या फायदा बहुरिया, महीनों देर दोपहर जूझ कर कर्मावती किसानी करती है, बावजूद इसके आधे से अधिक फसल से बटुक के हवेली का भंडार कोष भरता है। बचे कुचे से हम गरीबों का चूल्हा जलता है। अरे तो वो फसल का दाम तो देगा। केत की बहन, वो कसाई बटुक देना नहीं, केवल लेना जानता है। ये तो सरासर ज्यादती है। मजदूर को उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए काकी। आपको इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए। बहुरी, आवाज उठाना तो दूर की बात है, अगर हमने चू भी कसी तो वो हमारी जमीन को जब्त कर लेगा। गांव की तमाम तबके की जमीन उसके यहाँ गिरवी धरी है। उसने जो रकम दी उसके लिए हम उसकी बंधुआ मजदूरी करने को बेबस हैं। दोनों सास बहू देर रात इस बात पर चर्चा करती हैं। माँ जी, इस गांव गन की दशा घनघोर गहरे चिंतन का विषय है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। बहू, कल से जगत जननी माँ दुर्गा की नवरात्रि शुरू हो रही है। हम पूरी मनसा से माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। अब इस गांव की बदुआई से माँ दुर्गा ही बचाव कर सकती हैं। प्रातः काल को उठकर सास बहू काम में जुट जाती हैं। सांची घर को लीप पोत कर द्वार धोती है और माँ की प्रतिमा स्थापित करके पूजन करते हैं। सूरज की लालिमा के साथ बटुक अपने गुंडों के साथ गाँव के प्रांगण में आता है। हरिया, धीना, रामधारी, अरे कहाँ मर गए सारे? आज महीने की अंतिम तिथि है, अपने अनाज की बोरियां लाओ। अरे मुंह क्या ताक रहे हो, चलो लाओ। बूढ़ा रामधारी कांधे पर अनाज की बोरियां उठाकर उन्हें देता है। ये देखकर सास बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। अरे कैसे जालिम इंसान हो तुम! जानते भी हो ये सभी किसान भाई मौसम की मार झेल कर किसानी करके फसल उगाते हैं, और तुम्हारे कर्ज और कर का भुगतान करने के कारण इन्हें भूखमरी झेलनी पड़ती है। अरे ओ तितलियां, बटुक के सामने ज्यादा बकैती न कर, वरना पर कतरने में बटुक को बखत नहीं लगेगा, समझी? तेरी खोखली धमकी से हम सास बहू डरने वाली नहीं, समझा? सास बहू के बुलंद हौसले को देखकर बटुक अनाज की बोरियों के साथ रफू चक्कर हो जाते हैं। देखते ही देखते नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं। उस रात सास बहू बातें करती हैं। बहू, आज माँ दुर्गा की विदाई का दिन है और कल 10वें दिन यानी कि दशहरे से बेहतर और कोई दिन न होगा इस गांव से बटुक का रावण राज खत्म करने का। माँ जी, फिक्रमंद रहिए, कल दशहरे के दिन केवल रावण दहन के साथ इस जबलपुर गांव से इस बटुक का रावण राज खत्म होगा।
देखते ही देखते रात की बेला बीतने के बाद सूरज की लालिमा के साथ दशहरे का दिन दस्तक देता है। सास बहू देखती हैं कि सारा गांव बटुक के निर्देश पर दशहरे का मेला लगाने में मशरूफ है। कोई रावण का पुतला तैयार कर रहा है तो कोई झूले की पातियों को बांध रहा है। अरे आलस की मूर्ति जल्दी जल्दी चलाओ, दशहरा सांझ को ही है, इतने में सारे गांव का दौरा करके आता हूँ। बटुक के जाते देरी ना हुई थी कि सांची कहती है, रामधारी काका, कर्मावती मौसी, ये दशहरे का मेला आप सभी क्यों सजा रही हैं? बेटी, हम जो इस कसाई के कर्जदार हैं, इसलिए हर एक दशहरे के दिन सारा मेला हमसे सजावट कर अपना स्वार्थ ही साधता है। हम बेचारे मेहनत मजदूरी से हर एक साल दशहरा मेला सजाते हैं, मगर हमारे बच्चे मेले का आनंद भोगने की आतुरता में मुंह ताकते हैं। मगर ऐसा क्यों रामधारी भाई? क्योंकि मेले में आने के लिए कर चुकाना पड़ता है। हम कर्जदार के पास इतना दम कहाँ। काका, आप सभी जन तैयार होकर आइए, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, आज जबलपुर के निवाड़ी दशहरे का मेला हम जरूर देखेंगे। सांची गांव के थाने में बटुक की शिकायत दर्ज करती है। पुलिस के कुछ आदमी साधारण लिबास में दशहरे मेले में दस्तक देते हैं। दोनों सास बहू भी गांव समेत मेले में आती हैं। तभी बटुक बोलता है, अरे ओ बौराई सास बहू की टोली, कहाँ बड़ी जा रही हो इस दशहरे मेले में? है भूखे नंगों की जगह नहीं, और ये सब तो पहले ही मेरे रीढ़ी हैं। अगर एक दफा बटुक का पारा गर्मा गया तो बटुक तुम सास बहू को बख्शेगा नहीं। इन मशलूबों पर अपनी धौंस झाड़कर तू खुद को शूरवीर समझता है। तुझसे बेहतर तो राहगीर भिखारी जो मेहनत से मांग कर खाता है, मगर तू मशलूब लोगों का लुटेरा है। यह सुनकर बटुक गुस्से से बिलबिलाकर जैसे हाथ बढ़ाता है, केतकी हाथ रोककर कहती है, औरतों का शांत स्वरूप देखकर उसे अबला समझने की भूल ना करना बटुक, वरना इन बूढ़ी हथेलियों में अभी इतनी जान बाकी है कि तुझे तार बघार कर सकती हूँ। जब सतयुग में एक माता सीता के द्वारा रावण दहन हो गया, तो कलयुग का रावण राज खत्म करने के लिए आज तो कानून है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मिस्टर बैरूपिया बटुक, तुमने असंवैधानिक तौर से बिना सरकारी लाइसेंस के रेड का व्यापार किया है, जिसमें तुमने घनघोर गरीबी के घर जमीन को जब्त किया है, इसलिए तुम्हें गिरफ्त में लिया जाता है। आज दशहरे के दिन तुम्हारा रावण राज समाप्त होता है। बेटी, दशहरे के रावण दहन का वक्त हो चला। तुम दोनों सास बहू की बदौलत हम गरीबों को इस दशहरे पर बंधुआई से रिहाई मिली है। तुम सास बहू हमारे लिए मसीहा हो। दोनों सास बहू एक साथ मिलकर तीर कमान से बाण चलते हुए रावण की नाभि पर प्रहार करती हैं। पूरा दशहरा मेला रावण की पुतले को ध्वस्त होते देखकर धूमधाम से मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। आखिरकार बटुक ने बोया, आज उसके लिए वह कारावास के तौर पर कटनी काट रहा है। इधर सास बहू लोगों में सूझबूझ का संदेश फैला रही है, जिसे सरकार की नजर जबलपुर गांव के उजाड़ पर जाती है। आजकल वहां विकास का कार्य जोरों शोर पर है, जिसका सारा श्रेय गांव का समुदाय सास बहू को देता है।